हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द पार्ट वन हम कर चुके हैं। पार्ट टू में आज हम करने वाले हैं एसेंशियल कंडीशन फॉर जर्मिनेशन ऑफ अ सीड्स। तो सबसे पहले हम चलते हैं सीधा यहाँ। लेट अस अंडरस्टैंड हाउ दीज कंडीशन हेल्प इन सीड जर्मिनेशन। द इफेक्ट ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन हैव बीन, जैसे वाटर। सबसे पहले वाटर का क्या रोल होता है जर्मिनेशन में। सीड्स रिक्वायर वाटर फॉर जर्मिनेशन। बीजों को, जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, उनको वाटर चाहिए जर्मिनेशन के लिए। वाटर एनेबल्स द सीड्स टू कैरी आउट द प्रोसेस नेसेसरी फॉर देयर ग्रोथ, और वाटर हेल्प करता है ग्रोथ में। द आउटर कवरिंग ऑफ द सीड इज कोल्ड सीड कोट। तो जो ये आउटर कवरिंग होती है ना सीड की, बाहर वाली जो कवरिंग होती है, इसको हम बोलते हैं सीड कवरिंग, सीड कोट। ठीक है, ये जो बाहर आउटर कवरिंग होती है, दैट इज कॉल्ड सीड कोट। Water soften the seed coat and help the tiny embryo inside it to develop into a plant. अब क्या होगा कि अब सीड के पास वाटर गया। अब वाटर क्या करता है, जो बाहर वाली कवरिंग है सीड कोट, उसको बहुत ही सॉफ्ट कर देता है, जिसकी वजह से जो ये अंदर टाइनी एम्ब्रियो है ना, ये आपको दिख रहा होगा टाइनी एम्ब्रियो, ये जो है वो डेवलप हो जाता है प्लांट में। ठीक है, नेक्स्ट, एयर एंड सॉइल। सीड्स नीड एयर फॉर जर्मिनेशन। सीड को जो है एयर भी चाहिए जर्मिनेशन के लिए। दे यूज एयर अवेलेबल इन द स्पेस बिटवीन सॉयल पार्टिकल। तो एयर कहाँ से लेता है सीड, जो भी सॉयल में स्पेसेस होते हैं, ठीक है, वहां से लेता है, सॉयल पार्टिकल्स में से। नेक्स्ट, मोर ओवर स्पेस बिटवीन द सॉयल पार्टिकल अलाउ रूट टू ग्रो इजिली, जिसकी वजह से जो रूट्स है वो बहुत ही इजिली ग्रो हो जाती है। लाइट और डार्क कंडीशन। वी हैव लर्न दैट फॉर द बीन सीड्स प्रेजेंस ऑफ लाइट इज नॉट एसेंशियल फॉर देयर जर्मिनेशन। तो बीन सीड्स के लिए जो है लाइट की प्रेजेंस होना ज़रूरी नहीं है। इन जनरल मोस्ट सीड डू नॉट रिक्वायर लाइट फॉर जर्मिनेशन। ज़्यादातर सीड्स को जो है वो लाइट की ज़रूरत नहीं होती है जर्मिनेशन के लिए। बट आफ्टर जर्मिनेशन, लेकिन जर्मिनेशन के बाद सनलाइट ज़रूरी होती है ग्रोथ के लिए। ठीक है, some seed of the flowering plants like coleus and petunia require light to germinate. तो कुछ सीड्स होती है जैसे कोलियस और पेट्यूनिया, इनको चाहिए लाइट जर्मिनेट करने के लिए भी। कवरिंग these seeds with soil inhibits their sprouting. Seeds of flowering plants like calendula and zinnia need darkness to germinate. These seeds should be covered with sufficient soil. अब क्या है कि हमने वो देख लिया कि कोलियस और पेट्यूनिया ऐसे दो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं जिनको लाइट चाहिए जर्मिनेट करने के लिए। इनके सीड को जर्मिनेट करने के लिए लाइट देनी पड़ती है, और सीड जब हम सॉइल में रखते हैं तो बहुत ही मतलब स्पेस होना चाहिए ताकि जो सनलाइट है वो पहुंच सके। और नेक्स्ट अगर हम बात करें, फ्लावरिंग प्लांट हो गए आपके कैलेंडुला या फिर जीनिया। कैलेंडुला और जीनिया को जो है डार्कनेस चाहिए जर्मिनेट के लिए, इनको लाइट नहीं चाहिए। तो इनके ऊपर जब आप सीड को रखें, ठीक है, सॉइल के अंदर, तो ऊपर से सफिशिएंट सॉइल होनी चाहिए जो इनको कवर करे। नेक्स्ट, अब सीधा ये एक्टिविटीज आप कर सकते हैं। नेक्स्ट उसके बाद सीधा आते हैं हम, ये भी एक्टिविटी है। जगदीश चंद्र बोस, ठीक है, एक बार एक्टिविटीज के ना कंक्लूजन पढ़ लेते हैं। एक सेकेंड, एक्टिविटीज की कंक्लूजन देख लेते हैं। ये रहा कि इस एक्सपेरिमेंट से हमने क्या कंक्लूड किया। व्हेन द प्लांट इज केप्ट अपराइट द रूट्स ग्रो डाउनवर्ड्स एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड। तो आपने देखा होगा जैसे ये प्लांट ग्रो होता है, ठीक है, ये रूट्स होती है, तो ये होता है आपका रूट, और ये ऊपर वाला हिस्सा होता है शूट सिस्टम, या फिर शूट कह सकते हो आप। ठीक है, तो व्हेन अ प्लांट इज केप्ट अपराइट, जब आप प्लांट को अपराइट रखेंगे लाइक ऐसे, ठीक है, जब आप प्लांट को अपराइट रखेंगे, ये अपराइट प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन, तो क्या होगा
जो द रूट्स ग्रोज डाउनवर्ड्स एंड द शूट ग्रोज अपवर्ड्स। तो हमें देखने को मिलेगा कि जो रूट्स है वो नीचे की तरफ ही ग्रो होंगी और जो शूट है वो ऊपर की तरफ जाएगा, इस वाले केस में ए पार्ट में। इन्वर्टेड प्लांट केप्ट इन सनलाइट फ्रॉम ऑल डायरेक्शन। इन्वर्टेड प्लांट मतलब अब की बार हमने क्या रखा है, प्लांट को उल्टा रखा है। अगर हम प्लांट को उल्टा रखेंगे तो क्या होगा, when the plant is kept inverted the root bends and grows downwards। अगर हम प्लांट को इन्वर्ट रख देंगे, उल्टा कर देंगे, तो जो रूट्स है वो बेंड हो जाएंगी, ठीक है, एंड ग्रोज डाउनवर्ड्स। आप यहाँ पे देखो ये रहा, ठीक है, रूट्स क्या हो जाएंगी, बेंड हो जाएंगी और नीचे की तरफ ऐसे ग्रो करेंगी, ये रहा, आपको दिख रही होंगी, ठीक है, बेंड होके नीचे की तरफ ग्रो होने लगी। नेक्स्ट, ऑल्सो द शूट बेंड्स एंड ग्रोज अपवर्ड। और क्या देखा आपने कि जो शूट सिस्टम है यहाँ से जब निकला तो वो भी बेंड होके ऊपर की तरफ, अपवर्ड के डायरेक्शन की तरफ ग्रो होने लगेगा। तो ये था बी वाला केस। नेक्स्ट, व्हेन द प्लांट गेट सनलाइट ओनली फ्रॉम वन डायरेक्शन। ठीक है, अगर प्लांट को सिर्फ एक ही डायरेक्शन में सनलाइट मिल रही है तो शूट ग्रोज इन द डायरेक्शन ऑफ सनलाइट वाइल द रूट ग्रोज टू ग्रो डाउनवर्ड। तो रूट तो डाउनवर्ड में ही ग्रो करेगा, लेकिन अगर प्लांट को एक ही साइड से सनलाइट मिल रही है तो जो शूट सिस्टम है, जो जहाँ पे ऊपर वाला जो हिस्सा है वो किसकी तरफ में, कौन से डायरेक्शन की तरफ उगेगा, जहाँ से सनलाइट आ रही है उसी की तरफ। जैसे यहाँ देखो, जैसे सिर्फ एक ही हिस्से से आ रही है, इसमें तो चारों तरफ से आ रही थी, तो चारों तरफ से आ रही थी, बिल्कुल सीधा ग्रो करेगा। लेकिन यहाँ पे आपने इस बॉक्स में बंद कर दिया, तो बॉक्स में बंद करने के बाद सिर्फ इतना ही स्पेस छोड़ा है, यहाँ से सनलाइट आ रही है, तो क्या होगा कि रूट तो नीचे ही उगेंगी, ठीक है, नीचे ही जाएंगी, और जो शूट सिस्टम है वो बेंड हो जाएगा सनलाइट की तरफ जहाँ से उसको सनलाइट मिल रही है। तो ये 3 केस है जो कि पता होने चाहिए कि अगर ऐसे ऐसे केस आते हैं तो आपको आंसर पता हो, ठीक है। तो स्टार मार्क कर लेना ये 3 केसेस पे, और यहाँ पे ये तीनों केस, ठीक है। नेक्स्ट, Jagdish Chandra Bose was an Indian scientist who did some fascinating experiment with plants. He built a machine called Crescograph to record how plants respond to stimuli like light, heat, electricity, and gravity. With this machine, he could measure how fast plants grow. He also showed that plant can sense and respond to stimuli. तो अगर हम बात करें जगदीश चंद्र बोस की, तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किए प्लांट्स के साथ और इन्होंने एक मशीन बनाई जिसका नाम है क्रेस्कोग्राफ, ठीक है। क्रेस्कोग्राफ बनाई इन्होंने मशीन, और क्या करने के लिए, रिकॉर्ड करने के लिए कि भाई प्लांट भी स्टिमुलाई को रिस्पॉन्ड देते हैं, जैसे लाइट, हीट, इलेक्ट्रिसिटी और ग्रेविटी, ठीक है। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। तो इसमें आपको करना है यहाँ से, a seed grow into a young plant and mature to produce flowers and fruits. The fruit, in case of a pod, contains seeds which give rise to a new generation of bean plant. The entire process from a seed to a plant and then to a next generation of seed is called life cycle of a plant. तो यही है कि कैसे एक सीड जो है पहले यंग प्लांट में कन्वर्ट होता है, फिर बाद में मेच्योर होता है, फिर फ्लावर्स और फ्रूट प्रोड्यूस करता है। तो ये सारी चीज़ें जब एक जनरेशन से कंप्लीट होगी, ठीक है, जब वो प्रोड्यूस करता है फ्लावर्स और फ्रूट्स, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं लाइफ साइकिल, कि कैसे एक एंटायर प्रोसेस सीड से प्लांट तक जाता है और फिर नेक्स्ट जनरेशन ऑफ सीड्स तक पहुंच जाता है, तो उसे हम बोलते हैं लाइफ साइकिल ऑफ अ प्लांट। व्हेन अ प्लांट स्टॉप ग्रोइंग, जब एक प्लांट ग्रो करना बंद कर देता है और उसकी सारी एक्टिविटीज ग्रेजुअली कम टू एन एंड, इवन आफ्टर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑल द नेसेसरी कंडीशन द प्लांट इज कंसिडर्ड डेड। सारी चीज़ें होने के बाद, जैसे लाइट, वाटर, सब कुछ होने के बाद भी अगर प्लांट सारी एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, और सारी नेसेसरी कंडीशंस होने के बाद भी, तो वो प्लांट डेड हो चुका है, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे लाइफ साइकिल ऑफ अ बीन प्लांट देख सकते हैं। सबसे पहले स्टेज 1 होता है, आपके पास सीड है, सीड के बाद क्या आएगा, सीड के बाद उसके बाद सीड जर्मिनेट होगा, ठीक है, जर्मिनेट होगा। तीसरा, अपीयरेंस ऑफ लीव्स आपको दिखनी शुरू हो जाएंगी। उसके बाद अपीयरेंस ऑफ फ्लावर्स आपको दिखेंगे। सबसे पहले तो पत्तियां ही उगेंगी, बाद में फ्लावर्स उगते हैं। नेक्स्ट, अपीयरेंस ऑफ फ्रूट्स आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, आपको अगर 2 कंडीशन हो सकती है, ये सारी चीज़ें मिलने के बाद भी अभी तक बहुत हेल्दी प्लांट ग्रो हुए हैं, 2 केस हो सकते हैं, या तो आने के बाद डेथ ऑफ प्लांट, मतलब आगे वो कुछ रिस्पॉन्ड ही नहीं दे रहा है,
ग्रो ही नहीं कर पा रहा है सारी चीज़ों होने के बाद भी, नेसेसरी कंडीशंस होने के बाद भी। एक तो ये केस बन सकता है डेड हो जाएगा, दूसरा फ्रूट देगा आपको, ठीक है, पोर्ड विथ सीड्स, समझ गए? तो ये केसेस हैं आपके। नेक्स्ट, लाइफ साइकिल ऑफ अ एनिमल। तो लाइफ साइकिल ऑफ एनिमल में क्या है कि मॉस्किटो बजिंग अराउंड इज अ कॉमन एक्सपीरियंस फॉर ऑल अस। फीमेल मॉस्किटो आर ब्लड सकिंग इंसेक्ट ट्रांसमिट। तो फीमेल मॉस्किटो जो होते हैं वो ब्लड सकिंग इंसेक्ट होते हैं जो ट्रांसमिट करते हैं बहुत सारी डिजीज, मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया, ठीक है। नेक्स्ट, सम कॉमन प्लेस वेयर स्टेगनेंट वाटर। और बहुत सारी ऐसी जगह होते हैं जहाँ पे स्टेगनेंट वाटर मतलब ठहरा हुआ जो पानी है वो इकट्ठा जब होता है, जैसे आपके कूलर में, प्लांट पॉट्स में, प्लांटेड पॉट्स में, या जो भी ओपन कंटेनर है, अगर वहाँ पे स्टेगनेंट वाटर है तो आपको वहाँ पे क्या दिखेंगे, लार्वा या फिर प्यूपा, ठीक है, लार्वा ही दिखेंगे सबसे पहले तो they are larvae and pupa, two distinct life stages during the development of mosquito। तो आपको ये चीज़ें देखने को मिल सकती है, कहीं पे लार्वा या फिर प्यूपा देखने को मिल सकते हैं स्टेगनेंट वाटर में, इसलिए कहते हैं कि साफ करते रहिए टाइम के साथ साथ, पानी को कहीं पर ठहरने मत दीजिए। अगर स्टेगनेंट वाटर होगा तो लार्वा या प्यूपा डेवलप हो सकता है, दो अलग अलग डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्म क्रिएचर्स डेवलप हो सकते हैं, लार्वा और प्यूपा, टू डिस्टिंक्ट लाइफ stages during the development of mosquito। ये रहे, आप देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मॉस्किटो लार्वा प्यूपे ऑब्जर्व्ड इन वाटर बॉडीज रिपीटेडली कम टू वाटर सरफेस। तो ये वाटर सरफेस पर आते रहते हैं। क्या रीजन है इनका? मॉस्किटो लार्वा एंड प्यूपे लिव इन वाटर एंड रिक्वायर एयर टू रिस्पायर, ठीक है। तो ये पानी में रहते हैं और इनको क्या चाहिए, एयर चाहिए, ठीक है। अगर कहीं पे पानी इकट्ठा होगा तो पानी तो इनको मिल ही रहा है और एयर तो मिलेगी रिस्पायर के लिए, तो दे मूव टू द सरफेस टू द वाटर फॉर एयर। तो वो वाटर के सरफेस पर आ जाते हैं रिस्पायर करने के लिए, एयर के लिए। I have seen my mother spraying kerosene oil on a stagnant water. Why does she do so? अब जैसे अगर कहीं पे लार्वा पनप गए या फिर अगर कहीं पे स्टेगनेंट वाटर है आपको दिख रहा है तो वहाँ पे क्या करो, केरोसिन ऑयल को स्प्रे कर दो। क्यों? क्योंकि केरोसिन ऑयल फॉर्म्स अ थिन लेयर ओवर द वाटर सरफेस। तो आप सभी को पता है केरोसिन ऑयल जो होती है वो एक पतली सी लेयर बना देती है वाटर के सरफेस पर। दिस लेयर सेपरेट्स वाटर फ्रॉम एयर। ये जो लेयर होती है वो वाटर को एयर से सेपरेट करके रखती है, अलग करके रखती है, एंड डज नॉट अलाउ लार्वा और प्यूपे, लार्वा और प्यूपा को जो है अलाउ नहीं करती है एयर को इनहेल करने के लिए। एज अ रिजल्ट दे डाई, और रिजल्ट के तौर पर वो मर जाते हैं, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंट है भाई ये। नेक्स्ट, जैसे यहाँ पे देखो, स्टेज 1 क्या होती है, एग। स्टेज 2 होती है लार्वा, स्टेज 3 होती है प्यूपा, नेक्स्ट इज एडल्ट मॉस्किटो। तो ये आ सकते हैं एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट मॉस्किटो। तो स्टेज 1 में सबसे पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा। अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, साइकिल के तौर पे पूछ सकते हैं एग्जाम में। नेक्स्ट, मॉस्किटो पास थ्रू 4 स्टेजेस इन देयर लाइफ साइकिल, एग, लार्वा, प्यूपा, एडल्ट। तो 4 स्टेजेस में पास होता है मॉस्किटो। सबसे पहले एग, फिर लार्वा, फिर प्यूपा, फिर एडल्ट। द एडल्ट मॉस्किटो दैट emerge from pupa rest briefly on the surface of water and then flies away. The adult mosquito may survive for 10 to 15 days। क्या बोला इसमें कि जो एडल्ट मॉस्किटो है वो किससे आएगा, प्यूपा से आएगा, ठीक है। और जो एडल्ट मॉस्किटो की का मे सर्वाइव फॉर सर्वाइवल टाइम होता है दैट इज 10 to 15 days। वी हैव सीन दैट मॉस्किटो बिगिन इट्स लाइफ एज एन एग। सबसे पहले मॉस्किटो अपनी लाइफ जो है वो एग के तौर पर बिगिन करता है, स्टेज 1। एग डेवलप होता है लार्वा में, स्टेज 2। लार्वा डेवलप होता है प्यूपा में, स्टेज 3। प्यूपा ट्रांसफॉर्म होता है एक मॉस्किटो में, एडल्ट मॉस्किटो में, स्टेज 4। द एडल्ट फीमेल मॉस्किटो लेज एग डायरेक्टली ऑन और नियर वाटर एंड द साइकिल कंटिन्यूज। अब वो जो एडल्ट फीमेल मॉस्किटो है वो एग ले करेंगे डायरेक्टली पानी में या फिर नियर वाटर, जिसकी वजह से साइकिल ऐसे चलती रहती है। Significant change occur in the appearance, body shape and structure during the various stages in the life cycle of a mosquito।
द शेप ऑफ एग इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द लार्वा, तो जो एग की शेप होते हैं वो अलग होते हैं लार्वा से, एंड लार्वा अपीयर्स वेरी डिफरेंट फ्रॉम द प्यूपा। दिस प्यूपा अपीयर्स वेरी डिस्टिंक्ट फ्रॉम द, और प्यूपा बहुत अलग होता है शेप में मॉस्किटो से। तो क्या बोला है कि सिग्निफिकेंट चेंजेस अगर इन अपीयरेंस एंड बॉडी शेप एंड स्ट्रक्चर ड्यूरिंग द वेरियस स्टेजेस, तो बहुत जब एक मॉस्किटो के 4 स्टेजेस के टाइम पे बहुत अलग अलग चेंजेस बॉडी शेप स्ट्रक्चर अपीयरेंस होते हैं जब जाके एडल्ट मॉस्किटो बनता है। द सिल्क मोथ ऑल्सो पासिस थ्रू, और सिल्क मोथ की बात करें तो वो भी 4 स्टेजेस से पास ऑन होता है, एग लार्वा प्यूपा एडल्ट। एच एग हैच इनटू लार्वा, एग लार्वा में, which then grow into size. Larvae secrete thread-like material which they wrap around themselves before changing to pupa. तो pupa में चेंज होने से पहले लार्वा जो है वो सिक्रीट करता है थ्रेड लाइक मटेरियल को और अपने आप उसमें कवर कर लेता है। These are fibers that are used to make silk फैब्रिक, और ये वो फाइबर्स होते हैं जिसकी वजह से सिल्क फैब्रिक बनता है। इन इंडिया द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन हैज सेट अप सेवरल सेंटर्स फॉर सिल्क प्रोडक्शन। ठीक है, नेक्स्ट लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग। अब लाइफ साइकिल ऑफ अ फ्रॉग की बात करें तो इसमें आपको करने की कुछ ज़रूरत नहीं है। यहाँ से अब क्या बोला है कि you may also go to a small water body during the rainy season with a facilitator and explore it by taking due safety precaution. You may notice a white jelly-like substance on the surface of water towards the edge of pond. This may be attached to plants growing in or around the water. This jelly-like substance is actually a cluster of eggs of a frog and is known as spoon. ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है। अब क्या बोला है इसने, जैसे आप अगर कहीं पे जाओगे पोंड वगैरह में देखोगे तो आपको एक वाइट जेली लाइक सब्सटेंस देखने को मिलेगा वाटर के सरफेस पे टूवर्ड्स द एज, मतलब बिल्कुल कोने में एज ऑफ द पोंड, वहाँ पे आपको वाइट जेली लाइक सब्सटेंस देखने को मिलेगा। और ये जो वाइट जेली लाइक सब्सटेंस होता है दैट इज स्पोन, वो होता है, वो एक्चुअली किसको डिपेक्ट करता है, क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ अ फ्रॉग, कि वहाँ पे बहुत सारे मेंढक के अंडे, फ्रॉग के एग्स है बहुत सारे। ठीक है, तो क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ अ फ्रॉग, और उसको हम बोलेंगे स्पोन। ठीक है, नेक्स्ट आता है जैसे ये रहा आपको। ठीक है, या ऐसे अगर आपको व्हाइट चिली लाइक सब्सटेंस देखने को मिले तो दैट मीन्स ये जो है वो एक क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ अ फ्रॉग है जिसको हम स्पोन भी बोलते हैं। नेक्स्ट उसके बाद observe the feature of all the stage of a frog shown in 10.7. How will you decide the sequence of the given stage A, B, C, D, F? Some of the stages show distinct change in their initial and final stages. तो क्या बोला है, सबसे पहले अगर हम बात करें ना तो ये वाली पिक्चर पे आने से पहले आपको ये पिक्चर पता होनी चाहिए। तो सबसे पहले सम ऑफ द स्टेजेस हैव बीन क्लब टुगेदर, फॉर एग्जांपल स्टेज ए एंड एफ हैव बीन केप्ट अंडर स्टेज 1। अब ए और एफ की अगर हम बात करें, जैसे ए और एफ, तो ये स्टेज 1 में आएंगे ए और एफ। ठीक है, नेक्स्ट यू विल फाइंड 4 स्टेज इन लाइफ साइकिल ऑफ फ्रॉग, 4 स्टेजेस होते हैं इसमें भी। द एग स्टेज विच प्रोग्रेस टू एम्ब्रियो स्टेज, द टेडपोल स्टेज, सबसे पहले एग स्टेज, दूसरी टेडपोल स्टेज, तीसरी होती है आपकी फ्रॉगलेट स्टेज, और लास्ट इज एडल्ट फ्रॉग स्टेज। तो एग स्टेज क्या होती है, जिसमें विच प्रोग्रेसेस टू द एम्ब्रियो स्टेज, इसमें आपके एग होते हैं। ठीक है, जो किसमें कन्वर्ट होने के लिए रेडी होते हैं, एम्ब्रियो। द टेडपोल स्टेज कंसिस्टिंग ऑफ एन अर्ली स्टेज विद अ टेल एंड नो लेग्स, इसमें टेल होती है, कोई लेग नहीं होते। अ लेट स्टेज विद हिंड लेग्स, और इसमें हिंड लेग्स होते हैं बाद में जाके। ठीक है, फ्रॉगलेट स्टेज एंड द, तो सबसे पहले 4 स्टेज कौन कौन सी होती है, एग स्टेज, यहाँ पे लिख लेते हैं एग स्टेज, उसके बाद आते हैं टेडपोल स्टेज, फ्रॉगलेट, ठीक है, नेक्स्ट एडल्ट,
फ्रॉग स्टेज। तो सबसे पहले ये 4 स्टेज हो गए। इसमें क्या होगा, एक स्टेज में आपको एग होंगे, इसमें देखने को मिलेंगे एग ऑफ द फ्रॉग, ठीक है, जो प्रोग्रेस होके एम्ब्रियो में डेवलप होता है। इसमें द टेडपोल स्टेज कंसिस्ट ऑफ एन अर्ली स्टेज। टेडपोल होती है अर्ली स्टेज जिसमें आपको सिर्फ टेल देखने को मिलेगी और इसमें आपको लेग्स देखने को नहीं मिलती है। नेक्स्ट उसके बाद आता है फ्रॉगलेट स्टेज, अर्ली के बाद वाली लेटर स्टेज जिसमें आपको हिंड लेग्स शो होंगे, हिंड लेग्स, और एक एडल्ट फ्रॉग स्टेज जिसमें फ्रॉग डेवलप हो जाएगा फ्रॉग में, ठीक है। तो स्टेज 1 स्पोन, ठीक है, क्लस्टर ऑफ एग्स ऑफ फ्रॉग। नेक्स्ट एम्ब्रियो, ठीक है, अब वो इसी का ही स्टेज 1 का ही ए स्पोन है, स्टेज 1 का ही बी एम्ब्रियो है, ठीक है। तो डे 1 में एक, डे 3 या 4 में जो है एम्ब्रियो आपको दिखने शुरू हो जाएंगे। अब उसके बाद स्टेज 2 के ए में टेडपोल विथ टेल, उसके बाद जो है स्टेज 2B में टेडपोल विथ लेग्स आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसमें तो सिर्फ टेल दिखेगी, लेटर वाले स्टेज में आपको देखने को मिलेंगे इसके हैंड लेग्स भी देखने को मिलेंगे। उसके बाद स्टेज 3 में फ्रॉगलेट में आपको देखने को मिलेंगे हैंड भी, लेग्स भी और टेल 12 वीक्स के अंदर। फिर स्टेज 4 इज 14 वीक्स के अंदर फ्रॉग, ठीक है, फ्रॉग में डेवलप हो जाएगा, फ्रॉग डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। मेनली ये पिक्चर है, अगर आप ये पिक्चर अपने माइंड में बिठा लेंगे तो आसान रहेगी कि स्टेज 1 में भी 2 है, एक स्पोन एक एम्ब्रियो। स्टेज 2 में भी आपको टेडपोल दिखने को मिलेगा, सबसे पहले टेल फिर बाद में लेग्स दिखेंगे। फिर स्टेज 3 है फ्रॉगलेट, फिर स्टेज 4 है एडल्ट फ्रॉग, बस, ठीक है। नेक्स्ट tadpole develops legs but still have tails. Tail help them swim in water. उस tail का काम क्या होता है कि swim करने में help करे। Tadpole grow gradually and start looking like little frog called froglets. और जब tadpole grow होते हैं तो वो छोटे छोटे ऐसा लगता है कि little frogs है, उनको हम बोलते हैं froglets. They still live in water but begin to spend some time on land. ठीक है, तो वो पानी में भी रहते हैं और लैंड पर भी। They continue to grow and lose their tails completely. और जब वो ग्रो हो जाते हैं अच्छे से तो अपनी टेल को completely lose कर देते हैं। Their legs become strong to help them jump and land. उनके जो legs होते हैं वो strong हो जाते हैं jump करने के लिए और लैंडिंग के लिए। They become fully developed adult frog, और फिर बाद में at the last वो adult frogs में fully develop हो जाते हैं, तो जो water और land दोनों पे रहना पसंद करते हैं। नेक्स्ट, प्लांट एंड एनिमल्स आर अ पार्ट ऑफ द लिविंग वर्ल्ड। प्लांट और एनिमल्स जो होते हैं वो एक लिविंग वर्ल्ड का हिस्सा है। दे गो थ्रू वेरियस चेंज ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ देयर लाइव्स। तो इसमें आपको एज सच नहीं करना है, सिर्फ इतना ही है। द जर्नी वेरीज फॉर ईच एनिमल मेकिंग इट यूनिक एंड स्पेशल। ये जो हम डिस्कस कर चुके हैं एट द लास्ट, ये उसी का ही कंक्लूजन दिखा रखा है। उसके बाद ये समरी, आप समरी को देख सकते हैं, समरी में हम सारा कुछ डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। नेक्स्ट, इसमें कोई MCQs नहीं है, तो हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया, ठीक है। और कमेंट करके ज़रूर बताइए अगर आपको कोई डाउट है या फिर सेशन कैसा लगा। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।